एक बार फिर से आपका स्वागत है सांगरे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं तरुण, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आपका अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने जो फर्स्ट जो चैप्टर पढ़े थे जिसमें हमने गारंटी वगैरह वो सारे टॉपिक पढ़े थे, तो वो जो टॉपिक थे वो चैप्टर नंबर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है। और जो नए साझेदार का प्रवेश हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने गुडविल पढ़ी है, न्यू रेशियो पढ़ा है, वो आपका चैप्टर नंबर 3 है। इसलिए मैंने आज चैप्टर नंबर 3 इस पे लिखा है। फर्स्ट चैप्टर आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैंने अभी नहीं करवाया है, तो मैंने पार्टनरशिप से स्टार्ट किए जो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट है। सेकेंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये चारों चैप्टर आपके पार्टनरशिप के हैं, तो ध्यान रखना। तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, सेकंड मैंने करवा दिया, फर्स्ट मैंने नहीं करवाया। तो देखो बात करते हैं आगे अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत उसके बारे में समझाया था कि भाई वो कुछ नहीं है, वो बस एक आपका अकाउंट है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था। तो वैसे ही हम यहाँ पे जो नया टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाता। तो आज का जो टॉपिक है वो है पुनर्मूल्यांकन खाता। देखो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल इजी है। मैंने आपको बताया नियमों के आधार पर चलोगे तो भी समझ में आ जाएगा, मैं समझाऊंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट। री का मतलब क्या होता है, पुनः। वैल्यूएशन का मतलब वापस मूल्यांकन करना। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में इस चीज के बारे में थोड़ा सा समझाया था कि जब भी नया साझेदार व्यापार में आता है, या फिर इसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें एक साझेदार जो है वो व्यापार छोड़ के जा रहा है, या तो आ रहा है या जा रहा है। अब आएगा तो उसको ये तो पता होगा, मैंने बोला था कि नया साझेदार आता है तो वो पूंजी लेके आता है संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। किसके लिए, संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। और उसको पता तो होना चाहिए भाई मेरी संपत्ति कितनी है, मेरी मतलब व्यापार की संपत्ति कितनी है या फर्म की संपत्ति कितनी है, वो तो उसको पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जो पुराने साझेदार है, कौन, जो पुराने साझेदार है वो क्या करते हैं, व्यापार की जो भी संपत्ति होते हैं, जो भी एसेट्स हो और दायित्व हो, उनकी वापस नई वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, न्यू वैल्यू या न्यू वैल्यूएशन करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पुनः मूल्यांकन। मतलब जो संपत्ति हमारे पास है उसकी नई वैल्यू कैलकुलेट करना, वो ही होता है पुनः मूल्यांकन या रीवैल्यूएशन। अब इसमें मैंने संपत्ति वर्ड यूज किया है, लेकिन संपत्ति के साथ में दायित्व लायबिलिटीज भी आते हैं, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों में ये अकाउंट बनेगा। 3rd में भी बनेगा और 3rd जो चल रहा है इसमें तो ये काम आएगा, 4th में भी काम आएगा। ध्यान से देखो, आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे बैठे आराम से पढ़ो। तो देखो हम इस अकाउंट का थोड़ा फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे, सारी चीजें देखेंगे और बिल्कुल इजी एग्जांपल से पढ़ेंगे जिससे आपको बहुत ही कम समय में ये चीज समझ में आ जाएगी। पहले बात करते हैं फॉर्मेट। अब देखो कोई अकाउंट और फॉर्मेट तो वो सेम ही है भाई। जो आपने कैश अकाउंट बनाया 11th में, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पीएनएल बनाया, फॉर्मेट तो सबका सेम ही है अकाउंट का, सिर्फ नाम ही तो अलग लिखते हैं अपन। आ जाओ चलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम क्या है, पूरी डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से देखना, सबकी नजर बोर्ड पे हमारी तो है ही है, थैबिरा को। देखो
पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और या अमाउंट। भाई रुपया बिना अकाउंट थोड़ी चला है, ये आपका फॉर्मेट है। अब क्या प्रॉब्लम है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ यही है, नाम ही तो चेंज किया ऊपर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ यही है, पीएनएल बनाओ यही है, दिक्कत कहां है, वही है। अब दूसरी बात, अब इस टॉपिक के बारे में हम एक पॉइंट की चर्चा करते हैं। पहली बात, ये खाता कब बनाया जाता है पता होना चाहिए ना। अरे बनावा ही क्यों भाई, घर में रोटियां क्यों बनावा, खावा देना है, नहीं खावा देना कौन बनावा है, बस आई बात है। आ जाओ, नए साझेदार के प्रवेश तथा किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। अरे अवकाश, अरे एक दिन की छुट्टी नहीं ले रही है। अवकाश का मतलब देखो, नया साझा आ रहा वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। अवकाश का मतलब है नहीं कि 2 दिन की एप्लीकेशन दी कि सर आई बैक टू से दैट आई एम इल सो नॉट कम टू बिजनेस स्कूल, तो ही को नहीं। तो यहां पे अवकाश का मतलब है कि वो व्यापार छोड़ रहा है, मतलब कि रिटायरमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है। ठीक है, तो कब बनाया जाएगा, पहले तो ये कब बनेगा, नए साझेदार के प्रवेश तथा किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में। चलो पूरा लिख के देता हूं। बनाया जाएगा, बस पहला पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट ठीक है। अब दूसरी बात, अरे ये खाता हम बना तो रहे, खाते की प्रकृति क्या है वो तो पता होना चाहिए कि भाई खाता व्यक्तिगत है, वस्तुगत है, कि नाम मात्र है, तो ये तो अपने को पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये चीज हमें पता नहीं होगी तो हम इस खाते का निर्माण नहीं कर पाएंगे। कोई भी खाता अगर उसके बारे में आपको पता है कि ये इस कैटेगरी का है, नियम लगाओ, खाता तैयार है या नहीं। बस वही चीज यहां पे, भाई जब तक आपको रेसिपी पता नहीं होगी तो बनाओ कि कर, बस वही चीज यहां पे। बस ध्यान से देखो, इस खाते की जो प्रकृति है, कौन सी है, नाम मात्र, मतलब नॉमिनल अकाउंट। कौन सी है, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र। अब जब नॉमिनल अकाउंट है तो नियम तो अपने को पता चल गया। अरे जब नॉमिनल बता दिया तो कुछ बचा ही नहीं पीछे। तो नॉमिनल का मतलब भाई खर्चे इधर, हानि इधर लिखनी है, आय और लाभ इधर लिखना, अरे इतना ही तो है। जब खर्चे और आय, लाभ और हानि इसमें आएगा तो नॉमिनल खाता बन गया ये तो। ठीक है गुरुजी, तो बात ठीक है, आ जाओ आगे। तीसरा पॉइंट है, अब जब ये नाम मात्र खाते का है और इसमें हम समावेश किसका करेंगे, लिखेंगे क्या, तो इसमें ये लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन के कारण संपत्ति व दायित्व के मूल्य में हुए परिवर्तन का अंतर लिखा जाएगा। मतलब कि ना तो इसमें आपको नई वैल्यू लिखनी है ना पुरानी। अब पुरानी तो क्या जो हमारे पास है पता है, नहीं क्या जो हम आज बेच के आते हैं या बेचने जाते हैं जो हमें मिलती है वो नई वैल्यू है। तो ना तो पुरानी लिखनी है ना नई लिखनी है, इनमें जो अंतर आ रहा है वही तो हमारे लिए हानि और लाभ है।
भाई मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था कि भाई कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग 50 लाख की है और आज उसकी वैल्यू 60 लाख है, हम बेच थोड़ी रहे। भाई बिल्डिंग बेचेंगे तो व्यापार कहां करेंगे भाई, है? तो बस वही चीज है, हम तो सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं। अब ना तो इसमें हम 50 लाख लिखेंगे और ना 60 लाख लिखेंगे, डिफरेंस कितना आया है? 10,000। 10,000 क्या है? प्रॉफिट या लॉस? और जो प्रॉफिट है वो यहां लिखो, लॉस है वो इधर लिखो, बात खत्म। इतना ही चाहिए तो करना है अपने को, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। बस आगे देखो यहां तक। भाई पहला क्या है? नया साझेदार आएगा या कोई साझेदार व्यापार से जाएगा तब ये बनेगा। दूसरा पॉइंट इसकी प्रकृति क्या है? भाई नाम मात्र खाता है, नाम मात्र खाता प्रकृति है तो अपना नियम वही आ जाएगा वापस। तीसरा नियम क्या है इसमें? नियम तो क्या है? पुनः मूल्यांकन के कारण संपत्तियों और दायित्व के मूल्य में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का जो अंतर है वो लिखा जाएगा। मतलब कि एक लाइन में मैं बोलूं, जैसे मान लो हमारे पास कोई फर्नीचर है, हमने खरीदा 10,000 में। कितने में खरीदा? 10,000 में। लेकिन मान लो नया साझेदार आ गया। नया साझेदार आने के बाद जब हमने इसकी नई वैल्यू निकाली, नया वैल्यूएशन किया, तो हमें पता चला इस संपत्ति की वैल्यू, जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू 15,000 रुपए है बाजार में। तो यहां पे ध्यान से देखना, ये जो फर्नीचर की वैल्यू 10,000 जो आपको मिली, ये कैसे मिली है? क्योंकि हमने खरीद के लेके आए, तब हमें पता है 10,000 है, तो ये तो होगी अपनी लागत, जिसको अपन बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है गुरुजी, तो ठीक है भाई। जब आप कोई संपत्ति खरीद के लेके आ रहे हो तो आपको तो पता है उसकी वैल्यू क्या है, तो ये 10,000 तो आपको पता है, 10,000 तो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब ये 15,000 कैसे निकाली कैसे? सिंपल सी बात है, ये 15,000 आप कैसे निकालोगे भाई? आपको ये तो आपको पता है, ये तो आप जो खरीद के लेके आए वो प्राइस है, मतलब क्रय मूल्य बोल दो इसको। अब आपको संपत्ति का नई वैल्यू निकालनी है, संपत्ति की आपको नई वैल्यू निकालनी है। तो नई वैल्यू जब आप निकालोगे तो उसमें क्या हुआ पता है? आपने 15,000 कैसे निकाले? आपको क्वेश्चन में तो 15,000 मिल जाएगा, क्वेश्चन में सीधा मिल जाएगा कि भाई फर्नीचर की जो पुरानी वैल्यू 10,000 है, नई 15,000 है, वो तो आपको समझ में आ गया। लेकिन 15,000 निकाली कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए। 15,000 निकाली है मार्केट वैल्यू से। ये जो 15,000 ये क्या है? बाजार मूल्य है भाई। कैसे? सीधी सी बात है, आपके पास फर्नीचर पड़ा हो 10,000 का, आपने खरीदा। अब बाजार मूल्य कैसे निकालोगे? आप जाओगे बाजार में कि साहब मागन एक फर्नीचर पड़ी है, वो मैंने बेचना है। ग्राहक आएंगे, आपका फर्नीचर देखेंगे कि यार इन्हें ज्यादा से ज्यादा मैं 15,000 रुपया दे सकूं, इन्हें ज्यादा कोई नहीं दे सकूं मैं। 2-4 ग्राहक आए, सबने वैल्यूएशन 15,000, 14,000, 13,000 बताया, तो 15,000 आपको लग गया ना कि आज इसकी मार्केट वैल्यू 15,000 है, मतलब इसको 15,000 में हर कोई खरीदने के लिए तैयार है। तो वहां पे 10,000 आपको पता है, 15,000 आपको कैसे पता चला? बाजार की वजह से। तो पुरानी वैल्यू 10,000 है, नई कितनी है? 15,000। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस 5,000 आ रहा है। अब 5,000 आपको इस खाते में 5,000 लिखने हैं, लेकिन कहां लिखने हैं ये आपको पता लगाना है। ये कौन बताएगा आपको? इसकी प्रकृति। भाई 10,000 का फर्नीचर आज 15,000 का है, तो आपके लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अरे गुरुजी प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ 5,000 का। तो वो चीज आपको यहां पे लिखनी है। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं आपको, बाय फर्नीचर अकाउंट लिखा, यहां पे 5,000, बस। के जोड़ आया इनमें? कोई जोड़ नहीं आया आपने, बस इतना ही तो है। अगर बाई चांस फर्नीचर में कुछ कीड़ा वीड़ा लाग गया और फर्नीचर की वैल्यू मान लो 7,000 हो गई, तो ये भी कैसे पता चली? बाजार के मूल्य से पता चली। अब फर्नीचर की वैल्यू खरीदी जब कितने में थी? 10,000 की, अब कितनी? 7 माड़ी हुई या तो कितने रुपए? 3,000 रुपए। 3,000 का आपको क्या हो गया? लॉस। 3,000 क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पे लॉस है डेबिट कर दो, टू फर्नीचर। बस ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। संपत्ति और दायित्व के मूल्य में कैसा भी परिवर्तन हो, उस परिवर्तन के कारण कितने मूल्य में परिवर्तन हुआ है,
वो ही आपको यहाँ पे दिखाना है। अब वो प्रॉफिट है या लॉस है वो आपको पता करना है। तो देखो 3 नियम हो गए। देखो आगे बता रहा हूं मैं, नियम तो क्या है आपको इसके बारे में थोड़ी लिखवा रहा हूं जो एग्जाम में आती है। चौथा पॉइंट, संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य को दायित्वों के परिवर्तित मूल्यों के अंतर को इस खाते में दिखाया जाएगा। ठीक है, अंतर को इसमें दिखाएंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, चलो पूरा ही मिटा देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 5वां पॉइंट। अब देखो संपत्ति दायित्व का जो मूल्य का अंतर था वो हमने इसमें दिखा दिया, जैसे 5000 और 3000। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। फिर आपको क्या करना है भाई, जब हम क्या करेंगे प्रॉफिट और लॉस की गणना करेंगे। हर अकाउंट में ऐसे ही तो करते हैं, तो बस फिर क्यों, मैंने आपको पहले बताया नाम मात्र खाता, तो प्रॉफिट एंड लॉस की आपको उसमें गणना करनी पड़ेगी। तो आ जाओ, यदि पुनः मूल्यांकन खाते का शेष क्रेडिट हो तो लाभ की स्थिति, यदि शेष डेबिट हो तो हानि की स्थिति होगी। देखो इसी से मैं समझा रहा हूं, क्रेडिट साइड कितनी है 5000, उटीन 3000, तो कौन साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है ना। तो बड़ी कौन सी है आपकी क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड बड़ी हो तो आपके लिए क्या होगा लाभ। अगर उल्टा होता, मान लो वहां 13000 है या 5000 है, तो कौन साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, तो आपके लिए क्या होगी, डेबिट साइड बड़ी होगी, तो आपके लिए क्या होगी, हानि होगी। बस फिर देखो यहां लिखा लाभ या हानि का विभाजन हमेशा पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में होगा। मतलब कि इस खाते का जो भी लाभ या हानि आएगी, इस खाते की जो भी लाभ या हानि आओ, लाभ आओ चाहे हानि आओ, हमेशा इनका विभाजन किसमें होगा, पुराने साझेदारों में, उनके पुराने अनुपात में। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में नए साझेदार के लिए कुछ भी लेना देना नहीं है। ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके हर बार काम आएगा। मतलब कि जैसे अगर मैं इस खाते में यहां 2000 है, 2000 डिफरेंस आएगा, इधर ही आएगा, इधर 5 उधर 3 है, तो ये जो लाभ हुआ है ये मैं हमेशा किस में बांटूंगा, ओल्ड पार्टनर में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो, मतलब पुराने अनुपात में। कभी भी
रीवैल्यूएशन या पुनः मूल्यांकन खाते में नए साझेदार के लिए प्रॉफिट और लॉस कभी भी नहीं आएगा। नए साझेदार की बात कर रहा हूं मैं। बाकी अगर व्यापार में करंट में कितने भी साझेदार हो तो वो सब नए क्या नए आएगा, तो बाकी सब पुराने हो गए। भाई आज एक सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर आज कोई व्यापार में नया साझेदार आ रहा है तो बाकी के सारे पुराने हो गए। टावरो घरे मान लो नई टीवी आवे, एलईडी एलसीडी जो भी आवे, पुरानी टीवी भले 2 महीना पहले लाइट, अरे आज तो पुरानी है, नहीं आएगी है, बस आई जाए। जब नया साझेदार व्यापार में आता है तो बाकी के सारे साझेदार पुराने माने जाते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और जो लॉस है वो हमेशा पुराने साझेदारों में ही बांटा जाएगा, उनके पुराने अनुपात में। अट तक कोई दिक्कत है तो फोन कर लीजिए मैंने, और तो कहीं कुछ आना देख लो। आया कुछ समझ में? तो मैंने कुछ पॉइंट बताए आपको। पहली बात है रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, नया साझेदार आ रहा है या कोई साझेदार व्यापार छोड़ के जा रहा है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया इसकी प्रकृति क्या है, नाम मात्र। नाम मात्र क्यों? क्योंकि बेटा आप आटे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं, जिन खाता में प्रॉफिट एंड लॉस निकाला वो तो नाम मात्र ही होगा। बस सर कितना बढ़िया पढ़ाओ, अरे ध्यान है मैंने। तीसरे पॉइंट की हमने बात की थी कि भाई जो भी इसमें हम क्या लिखेंगे, जो व्यापार की जो संपत्तियां और दायित्व के मूल्य में जो अंतर आता है, देखो ना तो नई वैल्यू लिखेंगे और ना हम पुरानी वैल्यू लिखेंगे, ना तो नई लिखनी है ना पुरानी। मतलब जैसे अभी एग्जांपल लिया था ना भाई, फर्नीचर की बात की थी, फर्नीचर 10 का था और उसकी नई वैल्यू क्या बताई 15। अरे ना तो 10 लिखनी ना 15 लिखनी, इन दोनों का जो अंतर है वो लिखना है। अंतर कितना आ रहा? 5000। अब अंतर हमने निकाल लिया। अंतर निकालने के बाद आपको यह सोचना है कि भाई ये आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस, बस इतना सोचना है। अगर आपने इसके बारे में सोच लिया, पता लगा लिया प्रॉफिट है लॉस है, अरे लॉस है तो सीधी सी बात है डेबिट साइड में आएगा और प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा, इतना ही तो सोचना है। आया कुछ समझ में? फिर मैंने बताया यदि रीवैल्यूएशन अकाउंट का अगर जो बैलेंस है वो क्रेडिट हो, क्रेडिट का मतलब क्रेडिट साइड बड़ी हो, और भाई क्रेडिट बैलेंस कब होगा? जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी डेबिट साइड छोटी होगी, तभी तो क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? वहां पे क्रेडिट पक्ष क्या हो? ज्यादा हो। फिर मैंने बोला अगर डेबिट हो तो डेबिट का मतलब यहां पे ये है कि वहां पे आपकी डेबिट पक्ष क्या है? ज्यादा हो। जब क्रेडिट पक्ष ज्यादा होगा मतलब यहां पे 5000 है, यहां पे 3000, सीधी सी बात है ये ज्यादा है भाई। 3000 तो बड़ा ही होगा, 5 क्या छोटा होगा? तो बस वही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई जब ये 5000 बड़ा है, वहां 3000 से 2000 ज्यादा है क्या क्रेडिट साइड, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और अगर उल्टा होता, जैसे मैंने बोला यहां पे आप 13000 मान लो, कितना मान लो? 13000। जब आपने वहां पे 13000 माना तो यहां पे 5 है, तो कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड बड़ी है। जब डेबिट साइड बड़ी है तो आपके लिए क्या होगी? हानि। बस इतना ही तो पता लगना। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इस खाते की प्रकृति क्या है? नाम मात्र, नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र। अब जब नाम मात्र आपको इतना पता चल गया कि भाई नाम मात्र किसी खाते की प्रकृति है, तो अपना नियम लगा लो, और नियम लगेगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा डेबिट में क्या लिखना है और क्रेडिट में क्या लिखना है। बस इतना ही तो है। आया कुछ समझ में? अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज और बताता हूं, छोटा सा पॉइंट है। देखो एक डायग्राम समझाता हूं आपको, देखो। आपके पास इस खाते में 2 चीज लिखनी है। एक तो लिखनी है आपको एसेट्स और एक लिखनी है लायबिलिटी। एसेट्स का मतलब आपकी वही संपत्ति और ये आपके दायित्व। कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होगा? अब देखो मैं सीधा सिंपल शॉर्ट वे में आपको समझा रहा हूं। अगर आपकी संपत्ति की वैल्यू बढ़ेगी
क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब संपत्ति की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके लिए क्या होगा? प्रॉफिट। अभी मैंने समझाया है। और प्रॉफिट को आप क्या करते हो? क्रेडिट। बस ये रूल काम है। अगर आपकी संपत्ति की वैल्यू कम हो रही तो आपके लिए क्या होगा? अरे लॉस, और लॉस को आप क्या करते हो? डेबिट। बस ये नियम लागू हो गया। अब दूसरा नियम देखो, अगर आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू, दायित्व अगर बढ़ रहा है तो आपके लिए क्या होगा? लॉस। लॉस को आप क्या करते हो? डेबिट। और अगर आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो आपके लिए क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट आपके लिए क्या होता है? क्रेडिट। सॉरी, क्रेडिट। तो ये रूल अगर आपको समझ में आ जाता तो ये तो रूल आपकी बुक का दे रखा है कि भाई संपत्ति की वैल्यू बढ़ रही है तो आपके लिए प्रॉफिट है, संपत्ति की वैल्यू घट रही है तो आपके लिए लॉस है, और संपत्ति की लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस है, घट रही है तो प्रॉफिट है। ये आपकी उसमें दे रखा है, बुक के अकॉर्डिंग। तो इसके बारे में, इस रूल के बारे में हम जो चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे मैं आपका क्वेश्चन भी लूंगा। ध्यान रखना, ये जो मैंने समझा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेकंड और थर्ड चैप्टर दोनों में ये चीज आपके काम आने वाली है। तो इसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, जहां मैं क्वेश्चंस भी लूंगा, कुछ एग्जाम्पल भी लूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और इस नियम के बारे में हम थोड़ा कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।